सच बताऊं तो मैंने इतनी शैतानी की है कि मैं अपने बेटे को बता नहीं पाता हूं कि मैंने इतनी शैतानी की है कि जो भी मैं काम करता हूं तो मन से करता हूं, नहीं तो नहीं करता। आपको कभी ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने इसके लिए ये मेहनत नहीं की। ये स्माइल फैक्ट्री का असली मकसद ही स्माइल फैलाना है। राजपूताना बिजनेस समिट है ये। इसमें आप यंगस्टर जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कि किसी भी काम को करें, आप मन से करें। निश्चित रूप से ईश्वर, प्रारब्ध, पूरा यूनिवर्स उसको सक्सेस करने में आपकी मदद करेगा। मुझे लगता है कि मुझसे खुशकिस्मत इंसान मुझे दिखता ही नहीं है कि मुझसे खुशकिस्मत कौन है, कोई भी नहीं। ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नोएडा, इन सब के जो जनक हैं वो नरेंद्र तिवारी जी हैं। अच्छा जो ईश्वर की अप्रोच है और जो ईश्वर का प्लान है ना, वो हमसे बहुत बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि जो मेरा आदर्श भी है, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं कैसा बनूं, तो मैं यही मानता हूँ कि मैं अपने पिताजी जैसा बनूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के एंटरप्रेन्योर मिस्टर राजू गावा जी मौजूद हैं। सर, आपका धन्यवाद आज हमारे चैनल में आपने कीमती समय निकाला हमारे लिए। राजू सर, जो एंटरप्रेन्योर जो है, आजकल जो यंग एंटरप्रेन्योर आ रहा है बिजनेस में, और आपने तो अपना कैरियर जो है एंटरप्रेन्योर से चालू किया है, तो क्या क्या संघर्ष रहा आपके जीवन में शुरुआती देखिए, जब मैं पढ़ाई करके आया तो वैसे मैंने पढ़ाई एग्रीकल्चर से करी। ओके, पंतनगर कानपुर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से। अच्छा अच्छा। तो मन तो मेरा था कि मैं प्रोफेसर बनूं, एमएससी करूं, पीएचडी करूं। पर वो कहते हैं जो प्रारब्ध में लिखा होता है इंसान के, तो जो नीति है उसको उसकी जगह पे पहुंचा हो दे, जाए। अपने आप पहुंचा देती है। आप कुछ भी सोचते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो प्रारब्ध में ईश्वर ने आपके लिख दिया, तो समय और काल आपको उस जगह पे स्वयं पहुंचा हो दे। जा देता। तो मुझे तब तो बहुत खराब लग रहा था कि भाई तूने तो पीएचडी करनी थी और ये मैं कहाँ इंडस्ट्री में आ गया। हम्म। पर अब मुझे लगता है कि जो ईश्वर की अप्रोच है और जो ईश्वर का प्लान है ना, वो हमसे बहुत बेहतर है। बहुत। और मुझे आज बहुत अच्छा लगता है जिस पोजीशन में हूँ मैं समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो मेरा प्लान था, ईश्वर के पास उससे बहुत बेहतर प्लान है और हर इंसान के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जीवन में कई बार, उस समय मैं बहुत निराश था कि मुझे क्या करना चाहिए था और मैं कहीं कहाँ पहुंच गया। पर आज मुझे लगता है, वो जो कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने सबकी वो लिखी है, तो वो हमसे बहुत बेहतर, और जो उनकी बहुत वृहद सोच है, हम तो उसमें समझिए कुछ लेश मात्र भी सोच भी नहीं वो सकते दे नहीं सकते। जो वो सोचते हैं और जहाँ पे हमें पहुंचा देते हैं। वो सही बात। तो अल्टीमेटली आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे खुशकिस्मत इंसान मुझे दिखता ही नहीं है कि मुझसे खुशकिस्मत कौन है, कोई भी नहीं। जो मेरा एक अच्छा, मैं उद्योग चला रहा हूँ, समाज में अच्छी पोजीशन, अपने मेरा परिवार, मेरी ईश्वर ने मुझे बहुत बढ़िया। इतना भर भर के दिया है कि मैं तो 7 जन्म भी ले लूं तो भी मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं करता। ऐसा मेरी सोच है। बहुत सही। तो मैं बस परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ पे अपनी दया बनाए रखे। बहुत बहुत सही सोच है सर। तो ये जो बिजनेस है आपका, ये लेगेसी फादर से मिला या आपने अपना स्टार्टअप किया? नहीं सर, मैं तो किसान का बेटा हूँ अच्छा। और मैंने तो अपने पिताजी को बचपन से मेहनत करते देखा। और मैं समझता हूँ कि जो मेरा आदर्श भी है, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं कैसा बनूं, तो मैं यही मानता हूँ कि मैं अपने पिताजी जैसा बनूं। हालांकि मैं बन नहीं पाया हर हूं, कोई पर चाहता है कि अपने मैं अपने पिताजी, मैं सिर्फ इस बात से नहीं कह रहा हूं कि वो मेरे पिताजी हैं। मैंने उन जैसा संतुष्ट व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, ऐसा मेरा सोच है। तो मैं चाहता हूँ कि परमात्मा मुझे शक्ति दे, हम्म। शायद मैं वैसा बन बिल्कुल पाऊं। बिल्कुल। तो जो आपने जो बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया, उन्हीं के आशीर्वाद ये से। आइडिया कैसे आया दिमाग कि यार मुझे पैकेजिंग इंडस्ट्री में जाना है, या मुझे कैसे आइडिया है? सर, मैं किसान का बेटा था पर कुछ करना चाहता था। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि मैं डॉक्टरेट करना चाहता था, पीएचडी करना चाहता था और बड़े आराम की जिंदगी जीना चाहता था। पढ़ाई में आप काफी तेज रहे। मैं बहुत तेज, बहुत ही मतलब बहुत तेज तो नहीं था, मैं ये कहूँ। मतलब मैं नियमित नहीं था, लेकिन मैं, ये ईश्वर की मेरे पे कृपा रही है
कि जो भी मैं काम करता हूँ तो मन से करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। तो पढ़ाई में मैं मन लगा के पढ़ता था तो मैंने जो भी काम किया जीवन में मन लगा के किया है। शैतानी भी मैंने खूब किया, तो मन लगा के किया। और सच बताऊं तो मैंने इतनी शैतानी की है कि मैं अपने बेटे को बता नहीं पाता हूं कि मैंने इतनी शैतानी की है, ताकि ऐसा ना हो कि वो कभी से उतर जाए। ये है जी। ठीक है जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने बिजनेस सेटअप जमाया, आप तो इंटरेस्टेड पीएचडी में थे, तो ये सेटअप जमाने में कितना टाइम लगा सर? सर देखिए, मेहनती में शुरू से था और मुझे पता था, तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे आप ना लोन दिलवा दीजिए। ओके। लोन, आप भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, आप मेरी गारंटी लीजिए कि भाई ये जो ये मेरा बंदा बेटा है ये पैसा तुम्हारा लौटा देगा, डुबाएगा नहीं। मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं पैदा करना जानता हूं, मैं कुछ अच्छा करूंगा। हाँ। तो मेरे पिताजी ने मेरे जो उस समय कोई लोन मिलते थे, बहुत मुश्किल होता था जी, उस समय पे लोन लेना ही बहुत मुश्किल टेढ़ा काम होता था। पर मेरे पिताजी ने अपनी प्रॉपर्टी, जैसे मोर्टगेज या एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करके मुझे 2 लाख रुपए का लोन दिलवा दिया, जिससे मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी। 2 लाख उस समय बहुत होते। बहुत होता था, बहुत ही था जी, वही है वो सब। आज जो ये जो है ना सब, वो 2 लाख का ही तो है जी, 2 लाख के। इसी का अंश है जो मैं जहां भी पहुंचा हूं बिल्कुल। जीवन में। तो ये सब उसी का उसी से पैदा किया हुआ है। तो पिताजी ने मुझे लोन दिलवाया, मैंने पॉलिथीन की फैक्ट्री लगाई, और आप यकीन मानिए कि मैंने उसको रिकॉर्ड टाइम में, मेरे उस समय उत्तराखंड और यूपी जो थे एक ही थे। एक ही थे। एक ही थे। तो एक ही थे, और हमारे जो थे इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र तिवारी जी होते थे, जिनकी वजह से आज ये समझिए कि जो बिल्कुल। पूरा सिडकुल बसाई। जो सिडकुल बसाओ, सिडकुल नहीं बसाओ, सिडकुल तो बहुत नया है जी, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नोएडा, इन सब के जो जनक हैं वो नरेंद्र तिवारी जी रहते। अच्छा। जी हाँ। तो उनका विजन बहुत शानदार था, तो उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्री लाए, तब यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लाए वो, मेरे हिसाब से सेंचुरी, सूर्या रोशनी, प्रकाश ट्यूब्स, बहुत बड़े बड़े उद्योग उस समय यहाँ आए थे। और उस समय ये समझे कि लाइट की स्थिति इतनी शानदार थी कि 24 घंटे अनवरत रूप से लाइट मिलती थी। उस समय मैंने पॉलिथीन का प्लांट लगाया, और मैंने उसे एक प्लांट से फिर उसको मैंने 12 रुद्रपुर में, अच्छा अच्छा। और मैंने 12 स्टूडियो कर दिए। और लगभग, मतलब उस समय मेरी तूती बोलती थी पूरे यूपी में, पर उसमें बी का काम था, तो मुझे वो पसंद नहीं आता था, क्योंकि उसमें इस जो काम था वो मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने उस काम को क्विट कर दिया। फिर मैं पॉलिथीन सप्लाई करता था होंडा फैक्ट्री में, तो मैं वहां देखता था कि वहाँ वो एक कोरुगेटेड बॉक्स जिसमें जनरेटर पैक होता है, वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, होंडा सील पावर प्रोडक्ट लिमिटेड। ओके। उस समय ये श्री राम होंडा के नाम से थी। हाँ। ठीक है जी, रुद्रपुर में यूनिट थी। रुद्रपुर में यूनिट ठीक है जी। कैसे कह रहे हैं? तो मैंने पॉलिथीन में बनाता था, तो मैं पॉलिथीन लेके गया, तो मैंने देखा कि वो लोग पैकेजिंग के लिए बहुत परेशान रहते हैं हमेशा। तो मैंने उन्हें प्रपोजल दिया कि सर ये आप इतने परेशान क्यों रहते हो? बोले कि ये दिल्ली से आता है, दिल्ली एनसीआर से बॉक्स आता है, हमें बड़ी परेशानी होती है, वो यूनिट नहीं है और हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा, आपको दिक्कत क्या है? मैं बैठा हूँ ना, मुझे बताओ, मैं लगा देता हूँ। आप ये समझिए कि उन्होंने मुझे 15 मिनट के अंदर एक एग्रीमेंट मेरे हाथ में रख दिया, एमओयू दे दिए। एमओयू दे दिया कि आप ये अब उन्होंने अपने हेड ऑफिस में बात करी। अच्छा। उन्होंने कहा जी, हम, उनका हेड ऑफिस भी बहुत परेशान था, तो हेड ऑफिस ने बोला कि आप तुरंत, उन्होंने कहा ये बंदा ठीक लग रहा है हमें, और हमें पॉलिथीन सप्लाई करता था मैं उनको, उन्होंने कहा जी इससे ओके कर दिया उन्होंने उस समय, और मुझे उसी समय एमओयू साइन करके दिया। जो मतलब आज तक मैं जो है उसी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा, उस समय मैनुअल प्लांट होते थे, आज ईश्वर की कृपा से मेरे पास हाई स्पीड ऑटोमेटिक लाइन है, जिससे मैं बहुत बड़े बड़े ग्रुप जैसे होंडा सील पावर प्रोडक्ट, डेल्टा, वोल्टास, डाबर, रैकेट एंड बैंक के सर, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको मैं सप्लाई कर पाता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने इतने कम समय में और इतना खुद अपनी मेहनत से अपने बल पर ये मकाम हासिल किया है। तो ये जो आप बिजनेस समिट में आए हैं, राजपूताना बिजनेस समिट है ये,
इसमें आप यंगस्टर जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको क्या-क्या चीज़ें अभी करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से समझनी चाहिए कि वो बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकें? सर मेरा कहना है कि अनुशासन और कठिन परिश्रम, इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है दुनिया में। किसी भी काम को, कोई भी काम आप करें, सबसे पहले जरूरी है कि आप स्वयं अनुशासित होने चाहिए और आपको कठिन परिश्रम करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी काम के लिए, कोई भी काम हो, वो कुछ भी काम कर लीजिए, हर काम बहुत अच्छा है और बहुत खराब है। आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति ने एक काम किया और उस काम को कित ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, दूसरा व्यक्ति वही काम नहीं कर पाया, उसमें सक्सेस नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण है? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि उस व्यक्ति ने पूरे भाव से, पूरे अनुशासन से, पूरे मनोयोग से सही किया काम। और अपना पूरा कठिन परिश्रम उसमें झोंक दिया है, तो कामयाब होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि किसी भी काम को करें, आप मन से करें। निश्चित रूप से ईश्वर, प्रारब्ध, पूरा यूनिवर्स उसको सक्सेस करने में आपकी मदद करेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि मैं करना चाहता था, मैं अपने पिताजी का नाम रोशन करना चाहता था, ऐसी मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या कर पाऊं कि जिससे मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का नाम रोशन हो। तो ये सौभाग्य मुझे मिला 2012 में, जब मुझे भारत सरकार की एसएसआई डिपार्टमेंट के द्वारा नेशनल अवार्ड दिल्ली के विज्ञान भवन में मिला। तो मुझे लगता है कि उस दिन मैंने अपने जीवन का जो मेरा लक्ष्य था वो पूरा हुआ। जिस ऊंचाइयों पे मैं जाना चाहता था, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, मेरा कुछ नहीं था, लेकिन मैं वहां पहुंचा और आज आपके साथ बैठा हूं। बिल्कुल। तो शायद यही कारण है। दर्शकों को थोड़ा-सा एसएसआई का फुल फॉर्म बता दीजिएगा सर। एसएसआई का मतलब होता है जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, जिसमें भारत सरकार जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री होती है उनको प्रमोट करने के लिए, उनको आगे करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, नए नए एंटरप्रेन्योर को आगे लाने के लिए गवर्नमेंट अपनी ओर से पूरी सपोर्ट देती है। गवर्नमेंट इसमें कई तरह की स्कीम्स होती हैं। सिंगल विंडो स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट आपको कम रेट इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कराती है, सही हर तरह की सहायता करती है। तो इस तरह से भारत सरकार की ओर से हमें ये सपोर्ट। बिल्कुल सर। सर आपके मुझे बिहेवियर पैटर्न से लगता है कि आप काफ़ी रिलीजियस पर्सन हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हैं और फैमिली मैन हैं। जहाँ तक मैंने आपसे अभी तक डिस्कशन किया है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ठीक है इस मामले में? सर आप शत प्रतिशत सही है, मैं ये जानता हूँ। जैसे मैंने भी कहा कि आप कड़ी मेहनत करें तो आप जरूर कामयाब होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात अधूरी है। कड़ी मेहनत के साथ साथ जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी आप पे, ईश्वर की कृपा होने से ही आपके सारे काम, आपका काम सिर्फ कर्म करना है, फल देना ईश्वर का काम है। तो जैसे गीता में भी कहा गया है बिल्कुल, बिल्कुल सर। कि जी कर्म करो कर्म फिर करो, फिर फल के लिए ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। फिर आपको कभी ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने इसके लिए ये मेहनत नहीं की। जब भी आप कोई काम करें, देखिए उसमें मुश्किलें भी आती हैं, असफलताएं भी आती हैं, बहुत जटिलताएं भी आती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है और आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपने कर्म पे भरोसा है, आप उसमें अपना बेस्ट कीजिए। निश्चित रूप से कह सकता हूं मैं कि उसमें ईश्वर आपके कड़े परिश्रम को देखते हुए आप पे विशेष कृपा अवश्य करेंगे और जरूर आप कामयाब हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर ये राजपूताना बिज़नेस समिट पिछले साल भुवनेश्वर में हुआ था, इस साल रामनगर में हुआ है। आपको यहाँ पे स्पेशली बुलाया गया है, मोटिव बेसिकली क्या है? आपको बुलाया गया है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जहां तक मैं समझता हूँ, अभी लगभग 2 साल पहले भी एंटरप्रेन्योर तो मैं शुरू से था, हुँ, उससे मैंने धन कमाया, इज़्ज़त कमाई, धन इज्जत कमाई, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कुछ छूट रहा है। तो मैं पैसा था,
तो मुझे लगता था, जैसे मैं अपने परिवार में देखता था, तो मैंने सन 2004 में अपना घर बनाया रुद्रपुर में। रुद्रपुर में, सिविल लाइन में, जहाँ मेरा मन था। तो जब मैंने वहाँ घर बनाया तो मैंने बहुत बड़ा स्टोरेज रखा वहाँ पे, क्योंकि जैसे आजकल कॉन्सेप्ट आया है कि आपका बेडरूम होता है संग में, उसके संग में क्या कहते हैं, वो शीशे वो जो स्टोरेज के होता है। पूरा एक जगह बनती है, अलमारी होती है, अलमारी। हाँ, हाँ, ड्रेसिंग बोलते हैं उसे, ड्रेसिंग टेबल ड्रेसिंग बोलते हैं। रूम ड्रेसिंग होता है टेबल, पूरा, हाँ, हाँ, उसके हाँ। साथ में आपका टॉयलेट होता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी आप क्वांटिटी में स्टोरेज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब मैंने 2004 में बनाया तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से बोला, भाई अब देखो, अब तुम्हारे पास इतना स्टोरेज मैंने दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई चीज बाहर अव्यवस्थित रूप से नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल, आपको इतना स्टोरेज है। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि करीब जब इस बात को 6-7 साल हो गए, तो एक बार मेरी पत्नी मुझसे बोली कि आप क्या करो जी, एक 2 अलमारी ले लो। और मैंने कहा 2 अलमारी ले लो, 2 अलमारी क्या कहता है, हमारे घर में तो स्टोरेज इतना ज्यादा है। बोले नहीं, जरूरत है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने 2 अलमारी ले ली। फिर 1 साल बीता, फिर उसने कहा जी अलमारी एक और ले लो। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने एक और अलमारी और ले ली। घर बड़ा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी रखने की। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे करके मैंने देखता रहा कि वो मुझे लगभग हर साल बाद कहती थी एक अलमारी ले लो। मैं बिजनेस में मस्त था, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया क्या चीज है, चलो जी ले लो, ले लो, ले लो। हाँ, थोड़े समय बाद मैंने देखा और समझा कि हमारे घर में तो कम से कम 10-12 अलमारियां और होगी इतने स्टोरेज के बाद में। और हालात ये होते थे कि कोई अलमारी खोलते थे तो कपड़े ऐसे रहे गिरते थे। ओहो। तो मैंने सोचा कि ये तो यार बहुत ही, और मैंने देखा कि हमारे पास ईश्वर की कृपा है, हमारे पास अगर ईश्वर की कृपा से हम, हमारी सामर्थ्य ठीक है, तो हम लोग बहुत वेस्टेज करते हैं। जो चीजें हमें जरूरत नहीं होती हम वो भी खरीदते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये समाज में हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो अननेसेसरी, किसी के पास तो है नहीं, और किसी के पास इतना ज्यादा है कि वो उसे यूज ही नहीं कर पा रहा। मेरे कुछ सूट ऐसे होते थे जो मैं ड्राई क्लीन करवा के रखवा देता था, और मुझे पता है कि पूरा सीजन खत्म हो जाता था, लेकिन मैं उन्हें पहन नहीं पाता था। तो एक बार मुझे लगा कि मैंने फिर अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा करो, एक चीज कर लो जी, जो जो आपके पास एक्स्ट्रा चीजें हैं वो क्या करो, अलग कर दो। बोली एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं है। मगर सब वो एक्स्ट्रा है जिसको हमने पिछले 1 साल में यूज नहीं किया है, वो एक्स्ट्रा है, ये इसकी डेफिनेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद में मैंने उनको एक ऊपर कमरा दे दिया, भाई इस कमरे में सारी चीजें ला के रख दो। सर आप यकीन करेंगे कि उन्होंने वो जब पूरा इस प्रोसेस को शुरू किया तो 2 महीने बाद वो पूरा कमरा भर गया, वही। आप ये समझ लीजिए। फिर मैंने सोचा कि बताइए हम कितनी वेस्टेज कर रहे हैं, और ये कितनी असमानता है, एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और एक व्यक्ति के पास इतना कुछ है। फिर मैंने और थोड़ा सोचा तो मुझे लगा कि मेरे घर की प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ, पूरे समाज की समस्या है। मैंने क्या करा, मेरे पास एक जगह थी, मैंने वहां पे रैक बनवाए और अपने घर का सारा सामान ले आके वहां पे रख दिया। हैंगर ले लिए मैंने, रैक बनवाए अच्छे से, शोरूम में बनते हैं। और मैंने वो सारा सामान का, देखिए कोई भी खराब चीज नहीं लूंगा अपने घर में, मैंने कह दिया, मगर सारा सामान मुझे दे दो, और कोई भी फटा हुआ, उधरा हुआ, फेडेड, पुराना कोई भी ऐसी वस्तु में, और मैं कपड़े नहीं लूंगा, कुछ भी दे दो जी मुझे, टीवी दे दो, फ्रिज दे दो, लैपटॉप दे दो, मोबाइल दे दो, खिलौने दे दो, किताबें दे दो, जो चीज आपके यूज की नहीं है लेकिन दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, मुझे सारी चीजें दे दो। तो जब मैंने अपने घर से इकट्ठा करके वो चीजें मैंने ले आके, लेकिन मैंने सिस्टमेटिक तरीके से रैक लगाए, हैंगर लगाए, ड्राई क्लीन करके कपड़े मैंने वहां टांग दिए। तो आप यकीन मानिए, मुझे लगा ये तो शोरूम खुल गया। अब मैंने क्या करा, अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को बुलाया एक दिन, सबको मैंने इकट्ठा किया। मैं कहा आओ तुम्हें आज एक शोरूम खोला है मैंने, वो दिखाता हूँ। वो लोग गए वहां पे, तुमने देखा क्या कि अब तुम एंटरप्रेन्योर से क्या तुम दुकानदारी करोगे, मगर यार भाई साहब ये तुमने क्या खोल दिया। मैंने कहा ये देखो, ये तुम्हारे घर में भी ये समस्या है जो मेरे घर की मैं कहा अपने घर की समस्या को मैंने यहाँ ले आया हूँ, जिसे तुम शोरूम बोल रहे हो, ऐसा तुम्हारे घर में भी है।
तो सब नाम अपने घर से ही ऐसा निकाल के लाओ और हम इसको एक जगह एकत्र करेंगे और जरूरतमंद तक पहुंचाएंगे। बहुत बढ़िया। तो आप ये समझिए कि वो जब सब लोग सामान लेके आए, शुरू में प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने मुझे खराब सामान भी दिया, मगर मैं नहीं लूंगा। अगर आपको जरूरत है, आपको समाज के लिए कोई सहयोग करना है, तो मुझे बहुत अच्छा सामान दीजिए। मैं कोई भी खराब सामान नहीं लूंगा। जिसको किसी को देने में उसको सम्मान महसूस ना हो या हमें अच्छा ना लगे, उसे भी अच्छा लगना चाहिए, हम उसे लेते हुए बहुत अच्छा लगना चाहिए, हमें देते हुए बहुत अच्छा लगना चाहिए। आप यकीन मानिए कि वो मेरा शोरूम ऐसा बन गया, जैसे ब्रांडेड शोरूम होते हैं वैसा वो शोरूम बन गया 3 से 4 महीने का रुद्रपुर रुद्रपुर में। और उसके बाद में मैंने वहां क्या किया, मैंने वहां एक ट्रायल रूम बनवा लिया। हाँ, चेंजिंग रूम। ठीक है जी, कि अपनी पसंद से लो। फिर मुझे क्या हुआ, उसकी समस्या हुई उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो मैंने देखा समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, चाहे वो 15,000 रुपए की नौकरी करते हैं, 20,000 रुपए की नौकरी करते हैं, कहीं पे कोई स्टोर देखता है, कोई स्टोर इंचार्ज है, कोई मैनेजर है, 15-20 हजार रुपए उनकी शेड्यूल में चल रही है। लेकिन उनका भाव बहुत अच्छा है, उनके मन में सेवा भाव है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है और वो ऐसी बस्तियों में रहते हैं। तो मैंने उन लोगों को सबको इकट्ठा किया, उनको मैंने बोला VRO, वेरिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफिसर। और मैंने शहर के मेयर, शहर के MLA को बुलाया, उनको कहा कि आप इनको एक सर्टिफिकेट इशू करें, उनका अपना VRO बनाया। अब वो लोग क्या करते हैं, उनको और उनको कूपन दिए, कूपन सिस्टम कर दिया। ये डिटेल में आप से मैं कोई समझना चाहेगा तो अलग से बताऊंगा। उनको मैंने कूपन दिए और उनसे मैंने एक शपथ पत्र लिया। शपथ पत्र ये लिया कि मैं ये कूपन जरूरतमंद को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी इंटरेस्ट के सब प्रेम भेंट करूंगा जरूरतमंद को। ये उससे मैंने कमिटमेंट लिया, उसने मुझे साइन करके दिया और मैंने उसे कूपन दे दिए। अब लोग कूपन लेके मेरे पास आते हैं, हमारे स्टोर मेरे पास नहीं आते, मैं कहीं से कहीं तक पिक्चर में नहीं हूँ। ये सब चीजें ऑटो पायलट मोड में चलती हैं और लोग जो VRO हैं वो मेरे मेरे साथ में 100 VRO हैं पूरे शहर में। ओहो। ठीक है जी, वो लोग सेलेक्ट करते हैं जरूरतमंद को, क्योंकि हम नहीं पहचान सकते कि जरूरतमंद है या नहीं है। वो चूंकि उन मलिन बस्तियों में, उन गरीब बस्तियों में, उन वंचित लोगों की बस्तियों में रहते हैं, तो वो हमें सेलेक्ट करते हैं, उसको कूपन दे देते हैं। वो कूपन लेके हमारे पास आते हैं और हम उसका आधार चेक करते हैं कि वो भारत का नागरिक है कि नहीं है। और उसको कोई भी चीज कहते हैं जो तेरी मर्जी हो, तो उसे ऐसा फील होता है, मैं बता सकता हूँ कि उनके चेहरे की खुशी देखना आप। बहुत बढ़िया। इसका नाम स्माइल फैक्ट्री है। आपको जब वो बंदा आता है उसे लगता है कि मैं यहाँ कुछ भी ले सकता हूँ जो यहाँ पे है, तो आप यकीन, उसे अपने वो पहनता है। जैसे शोरूम में जाते हैं, शोरूम में जैसे ट्रायल करते हैं, ट्रायल रूम है वहां पे, वो उसे ट्राई करते हैं। फिर ये माल कहाँ से आता है फिर ये अब? ये आप, अच्छा, हमको हम ही लोगों में, हमारे जो मैंने बताया ना, हाँ, बिल्कुल। कि हम ही लोग देते हैं जिसके बाद भी जो हमारा दे जाता है। वो हमारे यहाँ दे जाता है। बहुत बढ़िया। हमारा एक बहुत रिफाइंड सिस्टम है इसमें। हम उसको एक कोड इशू करते हैं। अगर आप किसी दिन मुझे आके अपने घर का सामान आपने सारा हमारे को दे दिया, हम उसे पहले तो चेक करते हैं, हमारा एक क्वालिटी चेक है। हम उसको चेकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड का नहीं है। अगर आपने मुझे 50 दिए तो हो सकता है मैं 3 आपको उसी समय वापस से वो मैं सिर्फ 47 लूंगा, बिल्कुल। 3 नहीं लूंगा। ये मेरे क्वालिटी नॉर्म को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। फिर उनको शानदार ढंग से डिस्प्ले में लगा देता हूँ और वो मेरे VRO कूपन देते हैं। वो आते हैं मेरे शोरूम पे और चेक करते हैं, एक सूट पहनते हैं, दूसरा पहनते हैं, तीसरा पहनते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वो उसे लेके जाते हैं। तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है उसकी कल्पना से परे है। तो सही बात। तो ये स्माइल फैक्ट्री का असली मकसद ही स्माइल फैलाना है। मैं सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। ज़रूर इस नेक्स्ट वीक में आपसे पर्सनली मिलूँगा रुद्रपुर आके, इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? मैं थोड़ा और समझूँगा कॉन्सेप्ट इसका। धन्यवाद आपका बिल्कुल। कि आपने मुझे ये मौका दिया जी। और मैं ये राजपुताना समिट बिल्कुल, बिल्कुल। में जो मिस्टर JB सिंह जो हमारे आदर्श हैं, जो उत्तराखंड शाखा के अध्यक्ष भी हैं, उनके माध्यम से ही मैं यहाँ पे आज पहुँचा हूँ। तो सही मायनों में तो ये जो वो खुद ही मेरे मार्गदर्शक हैं और आज उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है। मैं तो इस लायक नहीं था, परंतु मैं हृदय से पूरे राजपुताना समिट के सभी अधिकारियों का, पदाधिकारियों का
हृदय से आभार करता हूँ, जो इस तरह से समाज से छोटे-छोटे काम करने वाले लोगों को भी इस तरीके से सम्मानित करते हैं। सर, आपने कीमती समय हमारे चैनल बैठक अपनों के लिए निकाला। मैं आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों, अगले हफ्ते हम नए चेहरे के साथ मिलेंगे हमारे चैनल बैठक अपनों की में। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल बैठक अपनों की।